नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है अपने डेली स्वैग का। टाइटल है मोदी गिव्स मेडिकल असिस्टेंट टू यूक्रेन, जयशंकर लेक्चर्स बीबीसी रिपोर्टर व्हाई मोदी हग्स लीडर्स। अच्छा जी, चलिए देखते हैं कि अभी की न्यूज है कि नरेंद्र मोदी पोलैंड से होते हुए बाय ट्रेन इस टाइम यूक्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। यूक्रेन के पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने स्पीच भी करनी है। क्या कहना चाहेंगे एक आदमी जिसकी एज तकरीबन 70-75 साल है, वो जाता बाय ट्रेन यूक्रेन के अंदर, उससे पहले जाता रशिया के अंदर। क्या फायदा हो सकता है इंडिया को, और इंडिया के नरेंद्र मोदी क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं दुनिया के अंदर? अपना इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा पहले ही क्रिएट कर दिया हुआ, और आगे क्या करना चाह रहे हैं? एक तो मोदी साहब जो हैं वो उनका फिटनेस लेवल सही है, इसलिए वो ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है, इंडिया इस टाइम जो है बहुत बड़ी इकानमी बनने जा रहा है, ठीक है। चाइना को वो जो है ना कम्पीट करने जा रहा है, ठीक है। तो उस वजह से चाइना को कैसे कम्पीट कर सकता है? अब उनकी इकानमी देख लेना, वो भी $1 ट्रिलियन की इकानमी है और इंडिया भी $1 ट्रिलियन की इकानमी है। इंडिया की भी तकरीबन कोई 5-6 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी है, तो इसलिए वो चाइना को भी इस रीजन में कम्पीट करने जा रहा है। और दूसरा, जी नहीं, चाइना और हमारा इकोनॉमी में कोई मुकाबला नहीं है। चाइना $30 ट्रिलियन से ऊपर, नहीं $20 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। भारत अभी $5 ट्रिलियन पहुंचने वाला है, अभी 5 हुआ नहीं। तो अभी फर्क, गैप बहुत ज़्यादा है। हाँ, इस गैप को भरने की कोशिश की जा रही है, और ये जो कोशिशें हो रही हैं वो शायद रंग लाएंगी, क्योंकि इसी कोशिशों की वजह से और जो रफ्तार बढ़ी है, तो IMF कह रहा है कि अगले 3 साल में, यानी कि 2027 तक, भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लगाया है, ये IMF का कहना है, भारत का नहीं कहना भाई। और यही IMF के एक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनका कहना है कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी जो होगी वो 55 ट्रिलियन यानी $55 ट्रिलियन की होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रोजेक्शन सही। ये तभी होते हैं जब आपके यहां देश में दिख रहा होता है कि काम हो रहा है, उस काम का असर क्या होगा आगे चलकर। इसलिए दूसरा ना सिर्फ वो 3-4 ट्रिलियन डॉलर्स की, आई थिंक सो, मैंने सुनी 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चलें जितने भी हैं जी। तो इंडिया ना सिर्फ जो है इस रीजन को जो है वो कम्पीट करना चाह रहा है, बल्कि वो दूसरे ममालिक में, दूसरे रीजन में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। जैसा कि मिडल ईस्ट हो गया, या ये रशिया यूक्रेन वाली साइड हो गई, यूरोप वाली साइड हो गई। बल्कि आप देखें कि उनके अफ्रीका के ममालिक जो है उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। इस वजह से जो है इंडिया जो है वो अपने हर रीजन में, हर कॉन्टिनेंट में जो है अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाह रहा है और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाह रहा है, ताकि वो आने वाले दौर में एक नई ताकत बनकर उभरे। और भाई ताकत बन भी रहा, जिस तरह से आप देखेंगे मिडिल ईस्ट के साथ उसने काम किया, मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टमेंट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि सिल्क रोड बनने जा रहा है। खैर, पहले मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिर इसके ऊपर भी आते हैं। अभी जो यूक्रेन के अंदर जाना, इससे पहले जब रशिया के अंदर गए थे, रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे है व्लादिमीर पुतिन के साथ जब जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, तो यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहने लगे कि एक दहशतगर्द के साथ जिसने बच्चों का मर्डर किया है उधर जाके गले मिल रहा है। लेकिन आज जब यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से गले मिला तो सारे शिकवे दूर हो गए। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा विजन है यार बंदे का, क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो अपने ताल्लुकात जो है ना, दोनों जंगी ममालिक हैं, रशिया भी जंग में है और यूक्रेन भी जंग में है, दोनों के साथ बैलेंस लेके जा रहे हैं रिलेशंस को, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो अब चूंकि वो रशिया गए हैं, ज़ाहिर है वो ज़ेलेंस्की साहब जो है, ज़ाहिर है उन्होंने गुस्सा करना है कि जो एक कातिल है, जंग कर रहा है, ये उनको जाके गले मिल रहे हैं। उनका भी शिकवा अपनी जगह पे दुरुस्त है। तो उन्होंने फिर रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने फिर यूक्रेन का भी दौरा किया, ताकि उनका भी गुस्सा ठंडा हो जाए और उनको बताया जाए कि हम जो है इस जंग को सपोर्ट करने नहीं जा रहे, बल्कि जंग बंदी के लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो रशिया का भी विजिट किया, यूक्रेन का भी विजिट किया, ताकि जंग बंदी हो। वो जंग को बढ़ाना नहीं चाह रहे या किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसी वजह से जो है मोदी साहब इस वक्त जो है दुनिया के मीडिया पर छाए हुए हैं कि वो जो है एक इंडिया का सॉफ्ट इमेज डेवलप कर रहे हैं और हर सतह पे जो है वो बेहतर ताल्लुकात की कोशिश में है। यार दुनिया में 57 कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं,
वहां पर क्या इस्लामिक कंट्री के किसी भी एक लीडर के पास इतनी मतलब कि स्ट्रेटजी नहीं, इतनी पावर नहीं है, इतनी विल पावर नहीं है जितनी एक 75 साल के बंदे के अंदर मौजूद है। नरेंद्र मोदी का अगर कंपैरिजन करें हम 57 इस्लामिक कंट्रीज के साथ, तो हम कहते हैं कि भाई इस्लाम के अंदर जो हमारे इस्लामी लीडर्स है ये दुनिया के ऊपर राज करेंगे हम। और क्या उनके अंदर भी इतनी विल पावर नहीं है कि वो भी जाकर रशिया और यूक्रेन के दरमियान पीस की बात करते? वहां पर भी इंडिया जा रहा, हर चीज के अंदर इंडिया क्यों भाई पेश है? वो इस वजह से जा रहा है कि इंडिया की हिस्टोरिकली जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि ये जो आपका मिडल ईस्ट है या अरब ममालिक हैं उन पर ज़्यादातर जो है कहते हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका का रहा है और यूरोप का रहा है। तो इस वजह से वो मिडल ईस्ट वाले भी फंसे हुए हैं कि हम जो है ना किस तरफ जो है ना साइड लें। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को ना एक साइड पर किया हुआ है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी ईरान के अंदर उन्होंने इंडिया ने अपनी एक पोर्ट बना ली है, जिस चाबहार पोर्ट बना ली, और किस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने कर दिया भाई साइड लाइन, बिल्कुल बाईपास कर दिया, साइड लाइन कर दिया। अभी जितनी भी ट्रेड अफगानिस्तान करता है चाबहार पोर्ट से चाइना भेजता है, चाइना से अदर मिडिल ईस्ट तक। कैसे देखते हो यार कि ये कैसे पॉसिबल है? एक मुल्क इतना पावरफुल हो रहा डे बाय डे। हमें तो पता ही नहीं था कि चाबहार पोर्ट की इतनी वैल्यू हो सकती है कि भाई वो पाकिस्तान के बंदरगाहों को, 2 बंदरगाह पोर्ट कासिम और जो गवादर बंदरगाह को भाई बाईपास कर दिया। अच्छा, मजे की बात ये है कि अभी देखिए कि अफगानिस्तान ने कुछ मिनरल्स चाइना को बेचे और वो पता है किधर से गए हैं? वो अफगानिस्तान से ईरान आए हैं, ईरान से चाबहार पोर्ट के रास्ते फिर चाइना भेजे गए हैं। पता है आपको? जाकर पता कर लो पाकिस्तानियों। चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बढ़िया यार, ग्वादर पोर्ट से क्यों नहीं भिजवा दिया? देखे ना, ये जो पाकिस्तानी बंदरगाहें हैं इससे जो चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना शार्ट रूट है उनकी ट्रेड के लिए। तो असल में सीपैक भी कामयाब नहीं हो पा रहा, सीपैक भी वो इसी वजह से वो कामयाब नहीं चाहता इंडिया के कामयाब हो, ठीक है। तो इसलिए वो इंडिया चाह रहा है कि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों को आपने कहा कि इंडिया नहीं चाहता कामयाब हो। आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर कितनी तहरीकें चल रही हैं, हमारे आपस में लोग लड़ी जा रहे हैं और बनने नहीं दे रहे। जो चाइनीज है वहां पर वो काम करते तो हमारे लोग करने नहीं देते काम। तो पाकिस्तान कौन सा चाहता है कि इंडिया आगे बढ़ जाए? पाकिस्तान भी हर मुमकिन कोशिश करता है इंडिया को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन क्या हम आपके रोकने से रुक गए? हम बढ़े ना, तो हमारे में कुव्वत इतनी है कि आपके रोकने के बावजूद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा टैलेंट है, ये हमारा जज्बा है, ये हमारी ताकत है। तो वो आप में क्यों नहीं? जब हम आपको रोक रहे हैं तो भाई बढ़ो आगे, जैसे हम बढ़ रहे हैं आपके रोकने के बावजूद। देखें ना, वो जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इशू हैं। एक तो वहाँ पे कुछ तरीके ऐसे हैं जो वो अपने हकूक़ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो है ना हकूक़ मिलें। और दूसरा जो है वहाँ पे आपने देखा है कि कुछ जो है ना बैरूनी कुव्वतों का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जैसे कुलभूषण यादव हैं, वो बलूचिस्तान से ही पकड़े गए हैं, तो इसका मतलब है बैरूनी कुव्वतें भी साबित कर दोगे कि ये बलूचिस्तान से पकड़े गए हैं कुलभूषण जाधव? कोई भी पाकिस्तानी अगर ये साबित कर देगा कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान से पकड़े गए, जो कहोगे आप वो मान लूंगा मैं। कुलभूषण जाधव पर इंडिया का स्टैंड क्लियर है। ईरान से उठाया गया है, उन्हें ईरान से किडनैप किया गया, और ये बात आपके ख्वाजा आसिफ या कौन था वो, मुझे याद नहीं आ रहा, या पाकिस्तानी सेना का कोई बंदा था, क्लिप मिलेगी तो लगा दूंगा, वो कह चुका है, गलती से उसके मुंह से निकल गया लाइव टीवी शो में, ईरान से उठाया गया था। सुनिए। जो सहूलत पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी वही सहूलत दूसरों को भी हम दे सकेंगे ना। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलत तो हम नहीं दे सकते किसी को जो खुद हमें सहूलत हासिल ना हो। तो आप ये दरवाज़ा सिर्फ एक शख्स के लिए खोल रहे हैं, जो आप अपने शहरियों के लिए नहीं खोल सकते हैं दरवाज़ा, वो आप एक भारतीय शहरी के लिए, और वो भी एक जासूस के लिए किस तरह खोल रहे हैं। साबित करके दिखा दो। और अगर कुलभूषण जाधव में, तो चैलेंज करता हूं यार पाकिस्तानियों, अगर कुलभूषण जाधव में आपको लगा कि ये जासूसी कर रहा था और ये सब कुछ कर रहा था, बलूचिस्तान में था, तो अब तक उसे लटकाया क्यों नहीं गया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपकी मिट्टी क्यों पलीद हुई? और छोड़िए, कुलभूषण जाधव के लिए आपको नया कानून लेकर अपनी पार्लियामेंट में क्यों आना पड़ा? एक जासूस के लिए, विदेशी जासूस, वो भी भारतीय जासूस के लिए
आपके पार्लियामेंट में कानून लेकर आया जाता है और उस कानून के लिए वो जाधव के लिए बनाया जाता है, जो कानून पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, वो कानून जाधव के लिए बनाया जाता है। कैसे? और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तानी मीडिया कहती है। भाई सुनिए। कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए बुलडोज करके असेंबली से कानून पास कराया गया है। और मैं ये बात जरूर उजागर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के ऊपर कालक का धब्बा लगाया गया है कि पर्सन स्पेसिफिक जासूस के नाम से कानून साजी की गई है। तो इसके बाद भी आप कहते हैं कि जाधव ये और वो, साबित तो करो। भी बलूचिस्तान के अंदर सी पैक पे असरअंदाज हो रही हैं, तो हमें जो है ना, अपने बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हमें सॉफ्ट पॉलिसीज़ लेकर जानी चाहिए अपने बलूचिस्तान के अंदर। हमें उनके जो ग्रीवेंसेस हैं बलूच पीपल की, उनको हल करना चाहिए, ठीक है, उनके खिलाफ नहीं चाहिए जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर देखें, हम अपने अंदरूनी मामलात से नहीं उभर पा रहे हैं, हमसे यहाँ पर हमारी महंगाई नहीं कम हो पा रही है, हमसे यहाँ पर हमारे क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस देख ले, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस हम घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने साथ के अलाई को देखें, इंडिया को, वो दुनिया के मसाइल हल करने के लिए जा रहा है। अभी यूक्रेन के बारे में जिस तरह से हमने बात की, यूक्रेन और रशिया की जो जंग बंदी करने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो कैसे देखते हो भाई? दो मुल्क एक ही टाइम में आजाद हुए, आज वो इकोनॉमिकल लिहाज से, इकोनॉमिकल डिवेलप। पक्का आप आजाद हुए? आजाद हुए? साबित कर दो पाकिस्तानियों, आप आजाद हुए, साबित कर दो। पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना, क्रिएट किया गया, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, क्रिएट किया गया। इंडिपेंडेंस नहीं मिली आपको, आप क्रिएटेड हो, बनाए गए। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिहाज से दुनिया को छोड़ रहे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज उनकी मिसाल दे रही है, तो कैसे ये चीजें हो जाती हैं ऐसे? इंडिया जो है इंटरनली भी बहुत मजबूत है, ठीक है, उनकी जो है सोसाइटी उधर इतने जो है ना मसाइल नहीं है जितने जो है ना पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं। यहाँ पे जो है आपके माशी मसाइल भी हैं, महंगाई भी है, ठीक है, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, हर तरह के पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है। तो उस वजह से जो है पाकिस्तान जो है ना अपनी अंदरूनी पॉलिसियाँ सही लेकर जा रहा है और ना अपनी बैरूनी पॉलिसियाँ सही लेकर जा रहा है। जबकि इंडिया को देखते हैं, वो अंदरूनी सतह पर भी मजबूत है और बैरूनी सतह पर भी मजबूत है। तो इस वजह से जो है ना वो अपने आप को जो है ना एक दुनिया में एक पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हमारे और इंडिया के रिलेशंस बिल्ड होने चाहिए, ट्रेड नहीं करनी चाहिए जिस तरह से हम नहीं कर रहे, तो ट्रेड ना करने का नुकसान किसको है, हमें है या फिर इंडिया को है? जो कि हमने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, ट्रेड नहीं कर रहे, जो कि चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वाया दुबई, इंडिया की टमाटर ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं, लेकिन वाया दुबई। क्या हम, आपको नहीं लगता कि आवाम के साथ जुल्म नहीं हो रहा? ये क्या हल है चीज, इसका हल क्या, किस तरह से हम इस मायशती बहरान पर काबू पा सकते हैं? देखें, हमारे इंडिया के साथ कुछ मसाइल हैं, ठीक है, जिनमें एक कश्मीर इशू है, ठीक है, और इसके अलावा जो है एक तो और भी इश्यूज हैं। तो इस वजह से जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ना ताल्लुकात सही तरह से बहाल नहीं हो सके। बिल्कुल सही। आप आएंगे इधर एक मिनट? जी 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 जी। तो इस वजह से जो है ना वो ताल्लुकात बहाल नहीं हो सके और जंगें भी होती रही हैं। तो असल तो अगर ये जो है ना हम पॉजिटिव अप्रोच लेकर जाएंगे इंडिया के साथ और कश्मीर का इशू भी हम हल करने की तरफ जाएंगे कि हमारा जो है ये कश्मीर का इशू भी हल हो जाए, तो अच्छे तरीके से जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन डेवलप हो सकते हैं, ट्रेड के लिहाज से भी और इंटरनेशनली भी। भाईजान, यहाँ पर भाई से मैंने जो सवाल पूछा वो आपसे भी पूछता हूँ। हमारे इंटरनल मामलात नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो वो ग्लोबली जा रहे हैं, वो यूक्रेन जा रहे हैं, वो रशिया जा रहे हैं, जाकर उनकी जंग बंदी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ समिट होती है, इंडिया लीड कर रहा होता है, इंडिया कहता है कि मैं ग्लोबल का किंग हूँ। और कैसे देखते हो आप इस चीज़ों को? इंडिया को हम अपनी आंखों के सामने डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तरक्की करते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को देख रहे हैं कि अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाई हम डे बाई डे डाउन जा रहे हैं। क्यों ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में फ़ॉरेन पॉलिसी है वो चेंज करनी चाहिए। फ़ॉरेन पॉलिसी अगर चेंज होती है तो बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं जी। जैसे इमरान खान का नज़रिया था कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो एक अच्छे मुल्क की तरफ ले सकती है और स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना ग्रेजुअली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जी। तो इसमें मैं देखता हूँ सिर्फ इंडिया स्पेसिफिकली नहीं है, जितने स्टेट्स। अच्छा, मज़े की बात एक और है, हर पाकिस्तानी ये कहेगा कि देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत है, हमारी विदेश नीति बदलनी चाहिए।
फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने वो किया, अच्छा कर रहे थे, विदेश नीति चल रही थी। लेकिन अगर मैं होता ना मुजम्मिल भाई की जगह, तो मैं पूछता कि अच्छा विदेश नीति में क्या बदलना चाहिए। क्या आपको पता है, आपने विदेश नीति पढ़ी है पाकिस्तान की? कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको बदलना जरूरी है? किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, इनफैक्ट किसी पॉलिटिशियन को नहीं पता, आपके फॉरेन मिनिस्टर तक को नहीं पता कि आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या, कौन से पॉइंट्स बदलने चाहिए, कौन से नए पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, किस सेक्टर में काम करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए, किस लाइन पर काम करना चाहिए, कुछ नहीं पता आप लोगों को। बस आपने सुन लिया है कि हमारी विदेश नीति जो है वो गुलाम है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। विदेश नीति इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अच्छा तो कैसे होगी इंडिपेंडेंट, ये मुझे नहीं पता। अच्छा तो उसमें क्या बदलाव करने चाहिए, ये भी मुझे नहीं पता। क्या चीजें उसमें ऐड करनी चाहिए, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन विदेश नीति जो है वो गुलाम है और विदेश नीति को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बदलनी चाहिए विदेश नीति। अरे भाई क्या बदलना है उसमें, ये मुझे नहीं पता। ये है पाकिस्तानियों का एटीट्यूड। हमारे यहां विदेश नीति में कई चीजें बताई जाती है, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी आई हमारे यहां, उसमें बाकायदा उसकी ब्रीफिंग की गई, डिटेलिंग दी गई कि हमारे ईस्ट में जो हमारे कंट्रीज हैं उनसे हमें अपने संबंध अच्छे करने हैं, उनसे ट्रेड चालू करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कल्चरल संबंध बढ़ाने हैं। लुक अफ्रीका नीति भी आई हमारी, लुक साउथ, ग्लोबल साउथ। देखिए अब ग्लोबल साउथ आजकल बहुत चर्चा में, अभी एक मीटिंग हुई थी, वो एक हमारी पॉलिसी है ग्लोबल साउथ की। ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ये जिसके बारे में हमें पता है, बाकायदा वो पूरा रिटर्न होता है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आप लोगों को नहीं पता कुछ भी, आपके पॉलिटिशियंस को भी नहीं पता, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री को भी कुछ नहीं पता। भारत क्यों आगे बढ़ा? आज के काम की वजह से नहीं बढ़ा है। पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हमारे यहां, 5-5 साल के लिए टारगेट तय किया गया कि इस 5 साल में हमें ये काम करने हैं अपने भारत के लिए। शायद 100% काम वो सारे पूरे नहीं हुए, लेकिन अगर उनमें से 40%, 50% भी रेट रहा तो उस सेक्टर्स में 50% काम तो हुआ। और ऐसी कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, 5 ईयर प्लानिंग कहते हैं उसे। आप जाकर कभी गूगल करिएगा, इंडियाज 5 ईयर प्लानिंग, दर्जनों की संख्या में आपको 5 ईयर्स प्लान मिलेंगे। उनमें पॉइंटर्स मिलेंगे कि किन किन सेक्टर में काम करना है, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, फैक्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, स्कूल्स पर, कॉलेज पर, यूनिवर्सिटी पर, इंजीनियरिंग में। आप जाकर पढ़ो तब होता है ये। किसी पाकिस्तानी को नहीं पता ये सारी बातें कि उनको करना क्या है। हमारी विदेश नीति बड़ी खराब है। क्या है विदेश नीति, जरा बताइए, क्या क्या पॉलिसीज हैं उसमें? नहीं पता किसी को। बस किसी ने बोल दिया कि विदेश नीति खराब है तो आप भी बोल रहे हैं खराब है। स्टेट्स हैं, जितनी और कंट्रीज़ हैं, उनके साथ एक फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि हमें मुल्क को अच्छे तरीके की तरफ ले जाना चाहिए और तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। और ट्रेडिंग का अगर इशू किया जाए, आप बात कर रहे थे पहले कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो स्टॉप्ड है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जैसे कश्मीर है और इसके अलावा भी काफ़ी मसाइल हैं जो इंडिया के साथ हमारे लगते रहते हैं। तो इस बिना पर अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, आईटी के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है, ट्रेड के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की वो आगे जा चुकी हैं। तो ये वजह बनी है, क्योंकि हमें फॉरेन पॉलिसी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो है, फ्रीली फॉरेन पॉलिसी वो अपनानी चाहिए, ताकि जो भी मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो कि हमारे कश्मीर का मामला है और दूसरे जो इश्यूज हैं, इस वजह से भी हम दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। सर कश्मीर का मसला 75 ईयर्स 78 ईयर्स हो गए, रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको नहीं लगता कि बाईपास कोई सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए? जिस तरह से लद्दाख और चाइना का मसला चलता है, लद्दाख का मसला इंडिया और चाइना का चल रहा है, लेकिन ट्रेड कंटिन्यू है। आपको नहीं लगता ट्रेड बंद करके ये कोई हमारी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी नहीं है कि जो कि हमें नजर आ रहा है, अगर हम ट्रेड रोकते हैं तो हवाम भूखी मर जाएगी। जो कि एक चीज डिस्टेंस जो पड़ रहा है कि दुबई से मंगवाने के लिए, वो चीज मंगवाते मंगवाते हमारी गरीब आवाम के कपड़े तक बिक जाते हैं, लेकिन उस चीज की कॉस्ट पूरी नहीं होती। ये कब समझ आएगी कि हमें क्या भाई हम ये इस बात पर ये फैसले करें, अपने अवाम को फर्स्ट रखें, अपनी दुश्मनी अपनी नफरतों को साइड पर रखें, पहले अवाम को सोचा जाए। ये कब होगा? अब देखिए ना, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में बहुत से मसाइल ऐसे हैं, जैसे कश्मीर के लोग जो हैं वो ना तो इंडिया के साथ इल्हाक चाहते हैं, ना तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। रिसेंटली ये आपको कैसे पता? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो ना इंडिया के साथ इलाक चाहते हैं ना वो पाकिस्तान के साथ इलाक चाहते हैं? आप किस बिना पे कह रहे हैं? क्या आपने वहां पे कोई क्या कहते हैं प्लेबिसाइड करा है, कोई रायशुमारी कराई है?
क्या वहां के लोगों ने साइन करके दिए हैं कि भाई हम 1 करोड़ लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, या हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम इंडिया के साथ जाएंगे? आप ये किस बिना पे कह रहे हैं? मैं भी कह दूं, आप अपने फादर के साथ नहीं रहना चाहते, आप अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहते। अरे कोई उसकी वजह होगी, कुछ तो होगा, या हवा हवाई बातें कह दूं मैं? रिसेंटली बात की जाए तो कश्मीर के ऐसे हालात हो चुके हैं कि वो उनको राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जा रहे, जो एक आम पाकिस्तानी, जैसे आप कह लें कि मकबूजा कश्मीर है, इसके अलावा जो आप कह लें कि हमारा कश्मीर है, तो हमारे कश्मीर में अगर राइट्स नहीं दिए जा रहे तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भी वो राइट्स दिए जाएं? ठीक है, तो इस बिना पर अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जिस चैलेंज है भाई, आपको चैलेंज करता हूं मैं आपको, अगर आप मेरा ये वीडियो देखें तो अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप ये चैलेंज कबूल करते हैं, आप बताओ कि पाकिस्तान की तरफ से ये बताइए, सबूत दीजिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में कौन से ऐसे राइट्स हैं जो नहीं दिए जा रहे। आपके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जानते हैं कि कौन कौन से राइट्स नहीं दिया रहे? मैं तो उसका कई बार सबूत दे चुका हूं, वहां के लोग खुद सबूत दे चुके हैं। आप बताइए जम्मू कश्मीर में हमारे कौन सा राइट है जो नहीं दिया जा रहा है? मस्जिदों में जाने के राइट्स नहीं है, नमाज पढ़ने का राइट्स नहीं है, राशन नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, 5G इंटरनेट नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, सड़कें अच्छी नहीं है, घर अच्छे नहीं है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा, ट्रेन नहीं मिल रहा, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है। क्या नहीं है, क्या नहीं मिला उनको, ये बता दो कोई। और सिर्फ आपको नहीं, मैं सारे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं, बता दो क्या नहीं मिल रहा उनको। कंट्रीज हैं जिसमें आप चाइना का इशू दे सकते हैं कि ताइवान उनका था तो वो उन्होंने किस तरह हासिल किया, आपने तो ये सारी चीजें वो यहाँ पर बात की, ताइवान चाइना का था? अरे वाह जी वाह, ऐसे तो पाकिस्तान भी भारत का था, ले लें वापस। बात की कश्मीर की, एक तरफ हमारी कश्मीर की, दूसरी तरफ इंडिया के कश्मीर की जो इंडिया के पास है। सर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के जो कश्मीर इंडिया के पास, सर वहां पर क्या हो रहा है, एक रोड बन रहा है सिल्क रोड के नाम से। सिल्क रोड बनेगा, इंडिया को जोड़ेगा यूएई के साथ, यूएई को जोड़ेगा सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया जोड़ेगा उसको तुर्की के साथ, तुर्की जोड़ेगा पूरी के पूरी यूरोप के साथ। अब रोड बन रहा, इन्वेस्टमेंट अभी की बता रहा हूँ आपको कि जो भी मुसलमान कंट्रीज है, यूएई ने सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, मिडिल ईस्ट, सारी जितनी भी कंट्री सर 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और एमआर नाम का टावर बन रहा है कि जो कि अगर मैं बात करूं एशिया के अंदर सबसे बड़ा टावर बना रहा मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के कश्मीर के अंदर। सर वो तो बड़े राइट दे रहे हैं। अभी कल की न्यूज बता रहा हूँ आपको, थोड़े दिन हो गए सर, इंडिया वहां पर 370 के आर्टिकल को हटाने के लगाने के बाद वहां पर इलेक्शन करवाने जा रहा है। उसने डिक्लेयर कर दी इलेक्शन के, भाई अब मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरा ही स्टेट है, ये मेरा ही है। तो उसने तो इतना सब कुछ कर लिया, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए? अब देखिए ना, ये एक इशू है बॉर्डर का। अगर आपने चाइना की बात की है, दूसरी कंट्रीज की बात की है, वो आपस में रशिया की बात की है, तो ये आपस में जो कंट्रीज हैं इन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ है। अब हमारा क्या मसला है, हमारा बॉर्डर इशू आता है। हम बॉर्डर के लिहाज से बहुत वीक हैं, हमें बॉर्डर को खोलना चाहिए। बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, अब देखें अफगानिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, उस चीज़ को रोकथाम करने के लिए हमें बॉर्डर को मजबूत करना है, बॉर्डर को हमने बंद नहीं करना, खोलना है, जिसकी वजह से हम दूसरी कंट्रीज में अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। इस पे ये मैं आंसर देना चाहूँगा। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इस बारे में कि जहाँ पर, चल छोड़ो यार, कुछ नहीं पता इन लोगों को, न इनको जियो पॉलिटिक्स का पता है, न इनको रिलेशंस का पता है, न इनको बिजनेस का पता है, न ट्रेड का पता है, कुछ भी नहीं। इन लोगों को लगता है ना सिर्फ बातें करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से सारी चीज़ें होता है, नहीं होती हैं। आप करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को खोल दिया जाए, क्यों नहीं खोल रही है आपकी सरकार, ये बता दीजिए। क्यों बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं पता आप लोगों को। क्योंकि अफगानियों ने आपकी बैंड बजा रखी, और नफरत करते हैं आपसे, क्योंकि आप लोग हर जगह अपना फायदा देखते हो, लालच देखते हो। और रही बात पीएम मोदी के ज़ेलेंस्की से मिलने का, ये सब कुछ होने का, देखिए सीधी सी बात है भाई, कोई ये नहीं चाहता कि लड़ाई रुक जाए, ना अमेरिका चाहता है, ना वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रूस को इंगेज करके रखा जाए। रूस भारत का दोस्त है,
और भारत जानता है कि रूस अगर लंबे टाइम तक इंगेज रहेगा तो एक तरफ अकेला रूस है, बाकी दूसरी तरफ सारी कंट्रीज हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, वो सब यूक्रेन को पैसा दे रही हैं, वो हथियार दे रही हैं, सब कुछ दे रही है। क्यों? रूस को लड़ाई रखो। उनके अपनी जमीन पर लड़ाई नहीं चल रही हो। और यूक्रेन वाले को, उस बेवकूफ को ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसकी जमीन को वॉर जोन में तब्दील कर दिया, उसकी कंट्री को बर्बाद करा दिया इन लोगों ने, सिर्फ रशिया को परेशान करने के। और रशिया भी अपना टिका हुआ है, चलो भाई देखते हैं, सब लंबा गेम चलता है भाई। क्योंकि अगर महीने 2 महीने में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता तो फिर मजा नहीं आता। वॉर जब लंबी चलती है तो जिस जगह पे वॉर चल रही है, वॉर क्या रशिया में चल रही है क्या? नहीं चल रही रशिया में वॉर यूक्रेन में चल रही है। यूक्रेन में रशिया और अमेरिका और बाकी उसके नाटो वाले लड़ रहे हैं। यूक्रेन खामा खाम मारा जा रहा है। जेलेंस्की को इतनी सी बात समझ में नहीं है कि उसकी जमीन पर लड़ाई को खींच कर लाए हैं ये लोग। अरे तुम्हें रशिया से लड़ना है, डायरेक्ट लड़ो ना अमेरिका रशिया से, काहे नहीं लड़ते हो? नाटो वालों लड़ो ना। लेकिन नहीं, वो अपने घर में लड़ाई नहीं करेंगे, अपनी जमीन को अच्छा रखेंगे। यूक्रेन फंस गया उसमें। अब यूक्रेन को समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। उसको लगता है कि हम रशिया को हरा देंगे, हमारे साथ इतने बड़े बड़े लोग हैं। नहीं हरा पाओगे जेलेंस्की। इसीलिए मुझे लगता है कि पीएम मोदी भी गए होंगे, पुतिन से मिले, तो पुतिन से बातें की होंगी, तो उनको लगा होगा कि यार समझाओ जरा जेलेंस्की को, आप भी समझा सकते हो। तो गए समझाने के, बेटा शांति कर ले, खत्म कर, वरना तेरा तो जो होना था वो हो गया, और भी बुरा हो जाएगा, अगले 100 साल तक खड़ा नहीं हो पाएगा तू। तो भारत तो पीस मेकर की भूमिका में, भारत शांति कराना चाहता है। बाकी पाकिस्तान तो भाई सीरिया सूडान बनने वाला है, देखना। लेटेस्ट आपने मिडिल ईस्ट से फिर आपके पीएम ने पैसे मांगे, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। मिडिल ईस्ट से आपका पीएम मांग रहा है कि भैया कुछ दे दो, कुछ पैसे दे दो यार। तो भिखारी मुल्क भी भीख मांग मांग कर कब तक चलेगा? जिस दिन यूक्रेन में नाटो के जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका और इन लोगों के पैसे भेजने और हथियार भेजने बंद हो जाएंगे, जेलेंस्की अगले दिन सरेंडर कर देगा। पता है वो लड़ नहीं सकता। वैसे ही जिस दिन आपके यहां भीख मिलनी बंद हो जाएगी, आपका फॉरेन रिजर्व क्रैश हो जाएगा, आपके पीएम और सब देश छोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने तो अपनी सेटिंग कर रखी है लंदन में और इधर उधर। मरेगी कौन? जनता मरेगी, आम जनता। कमेंट करके बताइए दोस्तों आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।